शरणं मे परमात्मानं सिद्धं त्रिलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानंद स्वरूपं निर्मलावयं शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्य संग्रह सूत्राणां प्रतिं वक्षेत् समासतः जीवम जीवमिदव्वं जिणवरिवसेण जेणिनेतीटं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवरि वृषदिने लोके में वे वंद सूर्यपति वंद से वंदन करूं कर जोर में। बढ़िया। गाथाएं सुना रहे कोई पीछे वाली? पांच शरीरों की बंध विच्छित्ति। पांचों शरीरों की बंध विच्छित्ति कहाँ कहाँ होती है? सुलोचना भाभी। औदारिक की तो चौथे गुण स्थान में, और वैक्रियक और वैक्रियक से लेके कार्मण शरीर तक की 8वें के छठे भाग। वैक्रियक, तेजस, आहारक और कार्मण 8वें गुण स्थान के छठे भाग में। ठीक। 4 अनुपूर्वी की बंध विच्छित्ति। प्रमिला जी। देवगति का तो होगा 8वें गुण स्थान के छठे भाग में, और पहले गुण स्थान में नरक गति का और दूसरे में तिर्यंच गति। और मनुष्य 4 है ना अनुपूर्वियां? 4। मनुष्य गति का चौथे में होगा क्या? मनुष्य वाला डाउट। हाँ, गति नहीं है एक्चुअल में, गत्यानुपूर्वी है कर्म। आप गति बोलेंगे तो गति तो कर्म अलग है। मनुष्य जब गति की विच्छित्ति हो रही है तभी गत्यानुपूर्वी की हो रही है, उसको द्विक बोलते हैं। मनुष्य द्विक, नरक द्विक, देव द्विक, तिर्यंच द्विक। तो जहां मनुष्य गति की विच्छित्ति हो रही है वहीं मनुष्य गत्यानुपूर्वी की। तो कहाँ होगी? फोर्थ में। ठीक है। नरक गति की पहले गुण स्थान में, नरक गत्यानुपूर्वी की पहले गुण स्थान में, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी की दूसरे में, मनुष्य गत्यानुपूर्वी की चौथे में और देव गत्यानुपूर्वी की 8वें के छठे भाग में। पच्चीस कषायों की बंध विच्छित्ति बतानी है। निशांति। दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, चौथे में अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, 5वें में प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, और 9वें गुण स्थान में संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। अब ये हास्य रति शुरू कहाँ से होगी? 9 के साथ। नवे में भी इनको अलग अलग बताना है। 9वें में एक साथ नहीं होती ना चारों की, तो उनको अलग अलग बताना है। संज्वलन माया तीसरे में, मान तीसरे में और लोभ चौथे में। ठीक है। और नहीं, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध कौन से भाग में? संजुलन क्रोध की विच्छित्ति कौन से भाग में? 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग। हाँ। फिर मान की तीसरे में, फिर माया चौथे में, फिर लोभ 5वें। हाँ, 5 भाग होंगे। अब 9 कषाय। हास्य रति तो 8वें गुण स्थान के 7वें भाग में जाएगी, है ना। और हास्य रति
अरति शोक जाएगी छठे गुण स्थान में। भय जुगुप्सा भी आठवें गुण स्थान के सातवें भाग में जाएगी। बढ़िया। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। स्त्रीवेद जाएगा दूसरे गुण स्थान में। नपुंसक वेद पहले गुण स्थान में। पुरुष वेद नौवें गुण स्थान के पहले भाग। बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दिया जवाब, बढ़िया। दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति। बोले विनीता जी। हाँ जी, दर्शनावरण की चक्षु अवधि और केवल की तो जाएगी 10वें भाग में, 10वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में। और निद्रा ये जाएगी दूसरे गुण स्थान में। निद्रा और प्रचला दो ये जाएगी दूसरे गुण स्थान में। और निद्रा और प्रचला दूसरे में, ये तो दूसरे में लग रही है। ऐसी लग रहा जी, गलती है तो चलिए कोई बात नहीं। हाँ। बोले पूर्णिमा आंटी। पहले तो 3 निद्रा तीव्र वाली है ना जो, तो वो तो जाएंगी स्त्यान ग्रद्धि और निद्रा और प्रचला, ये तो चलेंगे दूसरे गुण स्थान में। हाँ, 3 बड़ी निद्राएं स्त्यान ग्रद्धि से लेके निद्रा प्रचला ये दूसरे गुण स्थान में। हाँ, और फिर 10वें गुण स्थान में जाएंगी, बताए कौन सी? 10वें गुण स्थान में 4 चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और अभी कौन सी रह गई? 2 निद्राएं। हाँ, तो ये 8वें गुण स्थान में जाएंगी। हाँ, 8वें गुण स्थान के कौन से भाग में? पहले शुरू में ही चली जाएंगी निद्रा और प्रचला। पहले भाग, बढ़िया। दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं, 5 निद्राएं और 4 दर्शन के जो भेद हैं। तो उसमें से 5 निद्राओं में से 3 बड़ी निद्राएं स्त्यान ग्रद्धि, निद्रा प्रचला ये दूसरे गुण स्थान में। फिर जो 2 निद्राएं बची है निद्रा और प्रचला, वो 8वें गुण स्थान के पहले भाग में। बंध विच्छित्ति की बात है, चली जाएंगी का मतलब सत्ता से नष्ट नहीं होंगी। ध्यान रखना, प्रकरण चल रहा है बंध विच्छित्ति का। इनका बंध वहां होना रुक जाएगा, वहां होना रुक जाएगा नहीं, वहां तक इनका बंध होता है, उसके आगे इनका बंध नहीं होगा। और जो 4 हैं चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये 10वें गुण स्थान में इनकी बंध विच्छित्ति होती है। ज्ञानावरण और अंतराय। बोलिए रजनी जी। ज्ञानावरण की 5 और अंतराय की 5 इनका 10वें गुण स्थान में होता है। दोनों की 10वें गुण स्थान में बंध विच्छित्ति 10वें में। ठीक है। दर्शन मोहिनी की बंध विच्छित्ति। बोलो प्रीति। मिथ्यात्व की पहले में होगी और बाकी की तो होती नहीं है, वो बंद होता ही नहीं बाकी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग सोच में पढ़ रहे हैं क्योंकि वो 2 नाम तो आते ही नहीं है कहीं। बंध अकेला मिथ्यात्व का ही होता है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध ही नहीं होता। अब जब बंध ही नहीं होता है तो विच्छित्ति कहाँ से होगी? तो अकेला मिथ्यात्व ही बचा दर्शन मोहनीय में, और उसकी बंध विच्छित्ति हो गई पहले में। ठीक है। वेदनीय की बंध विच्छित्ति। बोलिए शिमला भाभी। साता वेदनीय की तो होगी 6ठे गुण स्थान में, और साता वेदनीय की होगी 13वें गुण स्थान में। बढ़िया, ठीक है। असाता वेदनीय की
छठे गुण स्थान में और साता वेदनी की 13। 2 भेद हैं वेदनी की, दोनों की अलग अलग। आयु, आयु कर्म की बंध विच्छति। जिन लोगों को याद नहीं है ना, तो जैसे ये जो तरीका सरल सरल तो याद कर ले कुछ तो बाकी एक जो भारी काम है उसको थोड़ा बाद के लिए छोड़ दें, लेकिन जो सरल सरल है, जिन गुण स्थानों में एक एक दो दो ही है, वो तो करें। बोले सुनीता आंटी। पहले गुण स्थान में नरकायु है और दूसरे गुण स्थान में त्रियंचायु और चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु है और सातवें गुण स्थान में देवायु। बढ़िया, बहुत अच्छा। गोत्र कर्म की बंध विच्छति। रेखा जी बढ़ जाते हैं। नीच गोत्र का तो दूसरे गुण स्थान में, नीच गोत्र, और उच्च गोत्र का और 8वें गुण स्थान में। नहीं, मीना चाची, उच्च गोत्र की। उच्च गोत्र का है 10वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान में, ठीक है। 10वें गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छति है, उसमें से घातिया कर्म की 14 और एक यशस कीर्ति और एक उच्च गोत्र। इस तरह से चलिए इतना ही करते हैं। कल मैं नाम कर्म की पूछूंगी, कल मतलब मंडे को नाम कर्म की। अभी मैं कर्मों की तरफ से पूछ रही हूँ, समझ में तो आ रहा है ना आपको मैं किस तरह से पूछ रही हूँ। एक एक मूल प्रकृतियों के आधार पर पूछ रहे हैं। नाम कर्म के बहुत सारे भेद हैं, तो मंडे को पूछेंगे। जिन लोगों को याद नहीं है थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो होगा, नहीं तो अपने आप नहीं होएगी, करनी पड़ेगी। गाथाएं भी अपने आप याद नहीं होती हैं, करनी पड़ती हैं, लगना पड़ता है। इनको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से अब सर्दी में फ्री हैं सारे, दिवाली वाली सब काम निपट गए हैं, तो टाइम भी मिलता है सर्दी के दिनों में रात में, तो कर सकते हैं। दिन में तो नहीं मिलता है, लेकिन रात में टाइम मिलता है तो कर सकते हैं। जिनको याद नहीं है वो अपनी चर्चा चल रही है यहाँ 35वीं गाथा के संदर्भ में। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिति कुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तम बहुभेया नायफा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, अनेक प्रकार का चारित्र, ये सब भाव संवर के भेद, इनको जानना चाहिए। इसमें अनुप्रेक्षाओं की चर्चा में लोकानुप्रेक्षा के अंतर्गत हमने अब तक अधोलोक का वर्णन और मध्य लोक में जम्बूद्वीप का वर्णन, जम्बूद्वीप का वर्णन संक्षेप में हमने देख लिया। विस्तार तो बहुत है, क्योंकि इतना बड़ा जम्बूद्वीप है 1 लाख योजन का, तो उसमें पूरे में रचनाएं हैं, जो भी कुछ हैं तो देखा है। और जम्बूद्वीप में मुख्य रचनाएं क्या क्या हैं? मुख्य रचनाएं जम्बूद्वीप में क्या क्या होती हैं?
आवाज आ रही है अब? हाँ, वो नेटवर्क चला गया था। हाँ, जम्बू द्वीप में मुख्य मुख्य रचनाएं क्या क्या हैं? बोलिए रेखा भाभी, आप बोलिए, आपने कुछ नहीं बोला अभी तक, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ। जम्बू द्वीप के मध्य में तो मेरू पर्वत है और मेरू पर्वत के ऊपर उत्तर और दक्षिण, उत्तर की तरफ उत्तर कुरु और दक्षिण की तरफ देव कुरु है। और उसमें दो नदियां जा रही है, नील पर्वत से एक सीता नदी जा रही है और निषद पर्वत से सितोदा नदी जा रही है। दो नदियां बह रही है और इसमें दो गजदंत पर्वत है, दो उत्तर और दक्षिण में दोनों तरफ। और उत्तर और दक्षिण में नगरियां है, कुल टोटल 32 नगरियां है। उत्तर में भी है 8 उत्तर में, 8 दक्षिण में, और इसी तरह पश्चिम पूर्व पश्चिम दोनों में उत्तर दक्षिण में 8-8 नगरियां हैं। और यमकगिरी पर्वत है वहां पे ऊपर की तरफ। और ये आप जम्बू द्वीप की रचना बता रहे हैं या प्रश्न क्या था? अच्छा, प्रश्न था जम्बू द्वीप में मुख्य, तो आप विदेश क्षेत्र की डिटेल बता रहे हैं। हाँ, विदेश जम्बू द्वीप में मुख्य मुख्य क्या रचनाएं हैं ये बतानी थी। अच्छा, जम्बू द्वीप का तो नहीं है। हाँ, जम्बू द्वीप में तो चलिए कोई बात नहीं, बोलिए चमेली आंटी, बोलिए। अनम्यूट करिए चमेली आंटी। कहाँ गई? हाँ, अब हो गया। हाँ हाँ, क्षेत्र हैं, आपका नेटवर्क, आपका 7 नेटवर्क क्षेत्र हैं, 6 कुलाचल हैं और 14 नदियां हैं। विदेश क्षेत्र यमकगिरी पर्वत है, नाभिगिरी पर्वत है, कांचनगिरी पर्वत है। देखिए रुकिए, ये यमकगिरी, नाभिगिरी, ये जम्बूद्वीप की मुख्य रचनाएं पूछेंगे तब वो नहीं, जम्बूद्वीप की मुख्य रचनाएं क्या हैं, तो बस मुख्य बतानी है। बोले शिमला भाभी। जम्बूद्वीप के अंदर 7 क्षेत्र है, 6 पर्वत है और 6 सरोवर है और 14 नदियां हैं। उसकी अनेक और सहायक नदियां भी है। बीच में मेरू पर्वत है, उसको उसके 4 गजदंत पर्वत है, 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे नहीं, उत्तर दक्षिण। उत्तर और मेरू दक्षिण पर्वत के ऊपर नहीं है कुछ भी, उत्तर दक्षिण उत्तर और में। दक्षिण में 4 पर्वत है और हाँ। उसके अंदर 2 भोग भूमियां हैं, उत्तर कुरुक्षेत्र और उत्तर दक्षिण कुरुक्षेत्र। उसके अंदर देवकुरु देवकुरु और उत्तर कुरु और देवकुरु। और उसके अंदर 2 वो एक तो सामली वृक्ष है और एक जम्बू वृक्ष है। उत्तर में तो जम्बू वृक्ष है और दक्षिण के अंदर सामली वृक्ष है। उसके अंदर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। ऐसे ही जिनालय पहले भरत क्षेत्र के अंदर है, विजात पर्वत के ऊपर एक जिनालय है और फिर ऐसे करके। ठीक है, बढ़िया। इतना और बोल सकते हैं, जब आपने जम्बू शाल्मली वृक्ष की बात बताई है, तो इस जम्बू वृक्ष के कारण ही इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। और इस जम्बू द्वीप में कुल मिलाकर 78 अकृत्रिम जिनालय हैं। तो ये सामान्य, बाकी वो यमकगिरी हैं, दिग्गजेंद्र हैं और वो कांचनगिरी हैं, वो तो विदेह क्षेत्र का जब डिटेल वर्णन पूछा जाए अथवा उत्तर कुरु देवकुरु का, तब। अभी मुख्य मुख्य रचनाओं में वो उतनी डिटेल नहीं आएगी। जम्बू द्वीप के 78 अकृत्रिम जिनालय, 78, ये गिना सकते हैं? बोलिए विनीता जी। हाँ जी,
16 तो सुमेरु पर्वत संबंधी एकितिम चैतालय भद्रसा नंदन सोमनाथ और पांडुकवन के, ठीक। और 16 वृक्षार पर्वत, ठीक है जी। और 6 कुलाचल, 6 कुलाचलों पे एक एक पर्वत है, ये एक एक जिनालय है। और 32 विदेश क्षेत्र संबंधी, नाम नहीं याद आ रहा जी, वो क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा। विजयात पर्वत, और एक भरत क्षेत्र का और एक एरावत क्षेत्र का, और 2 देवकुरु, तो उत्तर कुरु के गजदंत पर्वत, और एक जम्बू सालमल, एक सालमली वृक्ष, एक जम्बू वृक्ष के 2 वो हो गए जी। इस तरह से है जी। 78 नहीं हुए क्या? अभी 78 हो गए मेरे ख्याल से। 32 16 16 16 16 32 से 32 64 64 और 6 70, और 2 उसके विजयार्थ पर्वत के उधर के देव भरत क्षेत्र के उसके 72, और 4 गजदंत 76, और 2 जम्बू सालमली वृक्ष, ऐसे है जी। उसको हम भूले हैं कि नहीं भूले, उसके लिए हम अगर रचना के क्रम से ही चले ना। हाँ जी, तो ज्यादा सुमेरु पर्वत, फिर गजदंत पर्वत, फिर जम्बू सालमली वृक्ष, फिर वक्षार पर्वत, फिर विजयार्थ पर्वत, और फिर कुलाचल। तो इस तरह से चलेंगे तो वो अपन पहले बीच वाले ले लिए सारे, और फिर लास्ट में वो तो भूलेंगे नहीं। ठीक है जी, ठीक है। अभी अपने को यहाँ अब आगे बढ़ना है। यहाँ ये जम्बूद्वीप का व्याख्यान संक्षेप में पूरा हुआ। इसके बाद में देखिए पेज नंबर 150 बृहद द्रव्य संग्रह में, जिस प्रकार सब द्वीप और समुद्रों में द्वीप और समुद्र की मर्यादा कारक यानी हद बताने वाली 8 योजन ऊंची वज्र की दीवार होती है। हर द्वीप और हर समुद्र में, यानी हर द्वीप के बाउंड्री में, लास्ट में किनारे पर, और हर समुद्र के भी किनारे पर, ऐसा वास्तव में तो वो द्वीप के किनारे पर है तो वो समुद्र भी उसके बाद में है ही। वो एक दीवार बीच में होती है जो दोनों को डिवाइड करती है। मर्यादा कारक मतलब उनकी लिमिट बनाती है, उनकी हद बताने वाली 8 योजन ऊंची वज्र की दीवार होती है। वरना क्या होगा, वो इतने बड़े बड़े समुद्र, द्वीप से दुगना समुद्र है, वो समुद्र अंदर अगर आ जाए द्वीप में तो फिर क्या हालत हो। इसलिए वो द्वीप के बाद में, वो द्वीप और समुद्र के बीच में 8 योजन ऊंची वज्र की दीवार, जिसे हम जम्बूद्वीप की वेदी बोलते हैं, जगती बोलते हैं, ये शब्द इसके लिए यूज में आते हैं, वेदी जगती, वो वज्र की दीवार होती है। उसी प्रकार जम्बूद्वीप में भी है, ऐसा जानना। उस वेदिका से बाहर 2 लाख योजन चौड़ा गोलाकार, आगम में कहे अनुसार 16,000 योजन जल की गहराई आदि अनेक आश्चर्यों सहित लवण समुद्र है। ये एक वाक्य में लवण समुद्र का वर्णन इन्होंने यहाँ बता दिया कि उस जम्बूद्वीप की जो बाउंड्री वॉल है वेदिका, उसकी वेदी है अथवा जगती कहें, उससे बाहर, उसके बाहर में 2 लाख योजन चौड़ाई में, 2 लाख योजन चौड़ा लिखा है, मतलब जम्बूद्वीप 1 लाख योजन चौड़ाई वाला है और लवण समुद्र 2 लाख योजन चौड़ाई एक साइड में, ऐसा 2 लाख योजन चौड़ा गोलाकार, और आगम में कहे अनुसार 16,000 योजन जल की गहराई। उसमें जो जल का स्तर है वो मैक्सिमम कितना है, नीचे से लेके ऊपर तक देखें तो वो है 16,000 योजन, उसकी गहराई आदि अनेक आश्चर्यों सहित ये लवण समुद्र है। अभी देखिए यहाँ तो इतना बताया है, वास्तव में लवण समुद्र कैसा है कि ये जो 16,000 योजन की गहराई बताई है, ये तो सेंटर में होती है, किनारों पर इतना ऊंचा नहीं होता है 16,000 योजन जितना। तो कैसा होता है, समुद्र किनारों पे तो अपने लेवल में ही होता है, फिर बीच में जाते जाते हैं तो वो गहराई बढ़ती जाती है। बोल दी भारती आंटी। ये 1 लाख का हुआ जम्बूद्वीप, और फिर 2 लाख इधर और 2 लाख उधर, तो एक्चुअली में वो डबल नहीं हुआ, वो तो फिर 2 तो 4 लाख हो गया, 1 लाख का फिर 4 लाख हो गया, 2 इधर 4 गुना नहीं हुआ। अभी अपन देखते हैं वो 4 गुना नहीं है। जम्बूद्वीप से लवण समुद्र का एरिया, जम्बूद्वीप का एरिया है टोटल वो 1 लाख योजन तो व्यास है, जम्बूद्वीप का भी एरिया निकालेंगे तो वो अलग है, 3 लाख के करीब ऐसा कुछ आता है, क्योंकि वो 2πr
पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया का, तो वो उसकी ज्यादा निकलेगी। लेकिन लवण समुद्र ये 2 लाख योजन तो एक साइड कहा है पूरा। यदि हम देखेंगे, देखिए मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ, वैसे मैं बचना चाहती हूँ चित्र दिखाने से, लेकिन देखते हैं, हैंग नहीं होना चाहिए। ड्रॉ कर दीजिए ना अगर आप कर सकते हैं। वो ड्रॉ करने में वो भाव नहीं भाषित होता है। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये है जम्बूद्वीप, ये जो कलर्ड सा दिख रहा है काला नीला, ये और ये है बाकी का पूरा नीला, ये लवण समुद्र। तो कितना बड़ा है जम्बूद्वीप से? ये इस लवण समुद्र में एक्चुअल में ऐसे ये जम्बूद्वीप जितने 1-1 लाख योजन के 24 गोले आ जाएंगे। 24 जम्बूद्वीप इस लवण समुद्र में आ जाते हैं। 24 गुना है, 24 टाइम्स बड़ा है ये लवण समुद्र इस जम्बूद्वीप से। ये जो दुगुना कहा है, ये दुगुना तो केवल एक साइड का व्यास, एक साइड का व्यास दुगना है। बाकी पूरा एरिया यदि देखा जाएगा, ये एक्चुअल में इसकी डबल मेजरमेंट से बनाया हुआ है। हम भी अगर अपनी कॉपी में बनाए ना, 1 सेंटीमीटर का गोला आप जम्बूद्वीप का बनाए और फिर उसकी रेडियस को वो होता है ना अपना क्या बोलते हैं, कंपास, हाँ, उससे एक तो जम्बूद्वीप का और फिर 2 लवण समुद्र का, यानी 3 सेंटीमीटर का लेके आप सर्किल बनाएंगे ना, तो ऐसे इतना बड़ा दिखेगा कि वो तो छोटा सा बीच में और ये इतना बड़ा। तो ये जम्बूद्वीप से लवण समुद्र वास्तव में 24 टाइम्स बड़ा है, 24 गुना बड़ा है। अभी यहाँ जम्बूद्वीप में, यहाँ लवण समुद्र में किस तरह से है कि ये किनारे पर, यानी ये एक तो ये किनारा है जम्बूद्वीप के पास वाला, और एक ये इधर किनारा है, ये धातकी खंड, ये ब्राउन जो दिख रहा है ये धातकी खंड है, और ये जो थोड़ा सा लाइनिंग वाला कलर दिख रहा है ये जम्बूद्वीप है। तो एक तो इसका किनारा ये हुआ जम्बूद्वीप वाला, और एक किनारा हुआ लवण समुद्र वाला। दिख रहा है ना आप लोग, मतलब चल रहा है ना, मुझे समझ नहीं आता, फिर वो हैंग हो जाता है। अभी बंद करती हूँ, थोड़ी देर देख तो लिया ही है आप लोगों ने। तो जो किनारों पर इस लवण समुद्र के जल का स्तर है, जो लेवल है, वो कितना है? वो तो एकदम भूमि के बराबर ही है। उसको शास्त्रों में शब्द दिया, वो तो मक्खी के पंख बराबर है। मतलब वो तो एकदम जमीन के बराबर से ही स्टार्ट होगा ना। कहीं आप लोगों ने देखे होंगे समुद्र वगैरह, किसी ने तो, जो लोग बॉम्बे वगैरह साइड रहते हैं वहां तो देखने में आता ही है। किनारे पर तो वो पानी वही है, इतना ही है। फिर जैसे हम जाते हैं तो किनारे पे तो पैर बस नीचे से गीला हुआ, फिर थोड़े हम आगे बढ़े तो समझ लीजिए टखने तक गीला हुआ, एड़ी तक गीला हुआ, फिर और आगे बढ़ेंगे तो वो ऊपर से पैर गीला होता जाएगा। यानी आगे आगे जाते हैं तो वो पानी की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो आगे आगे बढ़ती है। किनारे पे नहीं होता है कि पानी हमारा घुटने, वो तो कभी लहर आए और घुटने तक गीला हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे किनारे पे जल का स्तर कम होता है, और वो जो ज्यादा गहराई होती है वो बीच में होती है। तो ये जो लवण समुद्र की गहराई यहाँ 16,000 योजन बताई है, वो तो डेप्थ में है, और वो भी हर समय नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम यदि लवण समुद्र का जल ऊपर बढ़ता है तो 16,000 योजन। देखिए जो लवण समुद्र है, इसकी वास्तव में इसकी रचना कैसी होती है। जैसा नाव होता है, नाव कैसे होती है? इस तरह की नाव होती है, द्रोणी का आकार उसको बोलते हैं, द्रोणी यानी नाव। लवण समुद्र के लिए के मतलब उसके जल के लिए आया द्रोणी का आकार। ये नीचे से कैसा है कि ये है जम्बूद्वीप, ये तो है भूमि अपनी पृथ्वी, मध्यलोक वाला एरिया। तो इस जगह तो जल का स्तर कैसा है कि बिल्कुल कम है, यहाँ से मिला। फिर नीचे जाते जा रहे हैं तो ये गहराई बढ़ती जा रही है ना, ऐसे ये पानी की गहराई बढ़ती जा रही है। तो ये नीचे, ये मध्यलोक है, ये मध्यलोक से नीचे का एरिया है, अभी मध्यलोक के ऊपर का एरिया है। तो मध्यलोक से नीचे इसकी डेप्थ कितनी है कि किनारे पर तो एकदम लेवल बराबर का है, फिर थोड़ा 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 आगे जाते जा रहे हैं तो ये गहरा होता जा रहा है ऐसा। तो ये कितना, ये तो चित्र में क्या थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया, एक्चुअल में तो ये इतना ही है। तो
लवण समुद्र टोटल कितना है? 2 लाख का, 2 लाख योजन का। तो सेंटर कहाँ आएगा? सेंटर जैसे 1 लाख योजन का सेंटर, तो सेंटर के निकालने के लिए क्या करेंगे कि 5000 योजन इधर और 5000 योजन इधर, ये सेंटर हो गए, सेंटर के 10,000 योजन, ये सेंटर के 10,000 योजन है ये वाला एरिया। तो जो लवण समुद्र का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से लेकर अब ये कितनी जगह बची? बीच का 10,000 हमने कम किया, तो इधर कितनी जगह बचेगी? कितनी बचेगी? 95,000 योजन। 95,000 इधर, 95,000 इधर, और 5 इधर हो गया। ये 95 और 5 1 लाख योजन इधर हो गया, 1 लाख योजन इधर हो गया। समझ में आ रही थोड़ी सी कैलकुलेशन? 2 लाख योजन का टोटल इसका विस्तार है, तो 2 लाख में से हमने आधा कर दिया। 1 लाख इस साइड है, 1 लाख इस साइड है। इसके अब उसमें से हमको बीच का अलग निकालना है। बीच का 10,000 योजन अलग निकाला, तो 5,000 योजन इधर से ले लिया, 5,000 योजन इधर से ले लिया। तो किनारे पर से यानी जम्मू, ये समझ लीजिए जम्बूद्वीप है, और इधर आ जाएगा धात की खंड, ऐसा समझ लीजिए। ये गोला बनाएंगे ना अपन, दिख रहा है नीचे का? ये लवण ये बीच में तो इधर जम्बूद्वीप है, और ये फिर इधर धात की खंड है। तो एक किनारा तो ये जम्बूद्वीप वाला हो गया, और एक किनारा ये धात की खंड वाला हो गया। तो इधर से अंदर आए, इधर से अंदर आए, जम्बूद्वीप की तरफ से अंदर गए 95,000 योजन, और धात की खंड की तरफ से भी अंदर गए 95,000 योजन। तो ये 95,000 योजन तक तो एक उसकी दिया है कि हर एक 95 अंगुल पर जाकर 1 अंगुल बढ़ता है, 95 प्रदेश पर जाकर 1 प्रदेश गहराई बढ़ती है। वो उसका हिसाब दिया है, वो उतने पे अपने को नहीं जाना है उतनी डिटेल में। इतना समझ लीजिए कि ये थोड़ा 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 धीरे धीरे गहराई बढ़ती जाती है। जैसे अभी उदाहरण दिया ना मैंने आपको, पानी, पैर हमारा डूबता है तो धीरे धीरे आगे जाके पैर डूबने लगता है, वैसे ही। तो ये धीरे धीरे गहराई बढ़ रही है, और जब 95,000 योजन पहुंचे, 95,000 योजन पहुंचने पर ये गहराई सबसे ज्यादा हो गई है, मैक्सिमम गहराई हो गई है। और उसके बाद ये जो 10,000 योजन है, यहाँ तक 10,000 योजन तक गहराई वो कांस्टेंट रही, उतनी ही मैक्सिमम जो गहराई जितनी है, मैक्सिमम गहराई टोटल 11,000 योजन कम से कम होती है, और 16,000 योजन उत्कृष्ट होती है, जघन्य और उत्कृष्ट, ऐसा। तो ये बीच के 10,000 योजन में, ये समझ लीजिए अभी अपन 11,000 योजन वाली माने, तो 11,000 योजन की जो गहराई है या जो ऊंचाई है लवण समुद्र की, वो किस जगह होगी? ये बीच का जो 10,000 योजन है, ऐसे ही ऊपर बनेगा, बीच के 10,000 योजन में ये 11,000 की होगी। फिर वापस से गहराई कम होते 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 किनारे पे आके वो 95,000 योजन तक इस तरह चलेगा, और ये बराबर हो जाएगी। ये जैसी शेप, मतलब पानी की गहराई की जिस तरह से यहाँ नीचे है पाताल की तरफ, वैसी ही इसकी रचना मतलब पानी का जो शेप है ये ऊपर की तरफ है। इसी तरह से 95,000 योजन तक ऊपर इसका जल का स्तर बढ़ता जाता है, और फिर बीच के 10,000 योजन में ये स्तर कांस्टेंट रहता है, फिर वापस से घटना चालू हो जाता है। ये मैंने दिखाने के लिए थोड़ी ज्यादा बना, मतलब ऐसे बड़ा वो दिख रहा है, एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा ये नहीं होता है, इतना ऐसा ही बनता है इस तरह से। इसको बोलते हैं एक सीधी नाव के ऊपर दूसरी उल्टी नाव रख दी हो, ऐसा ये लवण समुद्र का आकार है। जैसे जम्बूद्वीप का आकार कैसे कहा जाता है? थाली के जैसा है ना। और 3 लोक की रचना में ऊर्ध्वलोक का आकार कैसा है कि एक मृदंग पे दूसरा मृदंग रख दिया। अधोलोक का आकार कैसा है कि एक वो मृदंग को, आधे मृदंग को रख दिया है उल्टा करके। तो जैसे वो आकार बताए हैं उदाहरण, ऐसे ही लवण समुद्र का आकार कैसा है? लवण समुद्र का आकार, समुद्र मतलब क्या? पानी से ही तो मिलके समुद्र बना है, तो उसमें पानी किस आकार का है?
किस तरह से है उसका स्तर, तो एक सीधी नाव के ऊपर दूसरी उल्टी नाव रख दी गई हो, इस तरह का ये लवण समुद्र का आकार या शेप कही गई है। इसको द्रोणी के समान आकार कहा जाता है। तो ये 10,000 योजन की चौड़ाई ऊपर जल स्तर में और नीचे भी जल स्तर में 10,000 योजन की चौड़ाई है, और बाकी सारे 95,000 योजन तक ये जल का स्तर ऐसे नीचे की तरफ बढ़ता गया है और ऊपर की तरफ आने में घटता गया है। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ जाने में ये जल का स्तर बढ़ता जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आने आते जल का स्तर कम होता जा रहा है। तो 95,000 योजन तक तो स्तर घटता बढ़ता है, और बीच का जो 10,000 योजन है, बीच के 10,000 योजन में वो स्तर एक सा है। पूरा ये 10,000 योजन का एरिया है, उसमें वो जल का स्तर एक सा है। और वो जो मैक्सिमम बताया है 16,000 योजन इसकी गहराई, वो पूरी शुरू से एंड तक नहीं है, ये बीच का जो 10,000 योजन का हिस्सा है उसमें ही ये 16,000 योजन की ऊंचाई इसमें कही गई है। देखिए यहाँ समभूमि से ऊपर 16,000 योजन की ऊंचाई में समुद्र के मध्य में जल 10,000 योजन चौड़ा है, और ये ऊंचाई कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में ये ऊंचाई में फर्क पड़ता है। अमावस्या के दिन ये जो जल का स्तर है वो रह जाता है 11,000 योजन, यानी 11,000 योजन तो रहेगा ही। वो जो बीच वाला 10,000 योजन का एरिया है उसमें कम से कम कितना लेवल रहेगा जल का, तो उसमें कम से कम 11,000 योजन का तो जल का लेवल रहेगा ही। और पूर्णिमा के दिन, ये आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा बचपन में, कि वो पूर्णिमा के दिन समुद्र के जल का स्तर बढ़ता है, चांद से थोड़ा सा उसका कनेक्शन रहता है, और अमावस्या के दिन जल का स्तर कम हो जाता है। इधर से भी वो पानी अंदर चला जाता है। ज्वार भाटा वो जो हाई टाइड लो टाइड है वो तो आती ही है, इसके अलावा पानी का लेवल भी वो कम होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से। और उसका रीजन क्या है वो तो चांद से कहते हैं, लेकिन जैन दर्शन के हिसाब से वो जो नीचे भवनवासी देव रहते हैं, वो भवनवासी देव श्वासोच्छ्वास लेते हैं, तो उनकी 15-15 दिन में श्वासोच्छ्वास होती है, तो उस आधार पे वो जब वो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो उससे वो जल का स्तर छोड़ते हैं जब वो बढ़ जाता है, और जब लेते हैं तो वो जल का स्तर नीचे चला जाता है। ऐसी बात वहां कही गई है। अभी और अपन चर्चा करेंगे इसके पाताल वाताल के संबंध में, तब और देखेंगे। तो ये जब अमावस्या होती है तो जल का स्तर होता है 11,000 योजन, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन जल का स्तर बीच के 10,000 योजन में वो हो जाता है 16,000 योजन। बोलिए विनीता जी। दीदी ये बात समझ नहीं आ रही, एक नाव के ऊपर दूसरी नाव रखने का मतलब कितना ऊंचाई पे लेता है पानी समतल से? हाँ, बीच में पानी गहराई, जैसे आपने बताया एक नाव के ऊपर दूसरी नाव रखने के बराबर का आकार है। हाँ, तो आकार क्या इतना पानी का स्तर ऊपर लेता है हर समय? हर समय नहीं, मतलब मिनिमम 11,000 योजन तो मिनिमम 11,000 योजन रहेगा ही, और मैक्सिमम बढ़ेगा तो 5,000 योजन बढ़ता है तो 16,000 योजन इतना रहेगा ही। समुद्र है तो कुछ तो मतलब पानी तो उसमें होगा ना, इसलिए महासमुद्र है क्या। चलिए, आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो हो रहा है, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। बोलिए। नेट में प्रॉब्लम आ गई थी, मैं कह रही हूँ जो 10,000 योजन नेट की प्रॉब्लम आ गई। हाँ बोलिए भारती आंटी। 10,000 योजन जो बीच का है सिर्फ उसका ही लेवल अप डाउन होता है, बाकी और जगह का लेवल अप डाउन नहीं होता? बाकी का लेवल भी उसी उसमें बढ़ेगा ना थोड़ा बहुत, उसी रेशियो में थोड़ा अप डाउन। नहीं तो इसका मतलब जो एकदम जो बीच जिसको बोलते हैं, मतलब जहाँ पे वो जम्बूद्वीप का बाउंड्री है वहां पे भी बढ़ता होगा लेवल? नहीं, वहां इसके लिए दिया है, देखिए कि जैसे एक मतलब 95 प्रदेश आगे जाएंगे, 95 यानी 95 प्रदेश, आकाश के प्रदेश। हमको तो एक प्रदेश भी नहीं दिखाई देता है, हम संख्यात प्रदेश मिलके हमको कोई जगह वो दिखती है। तो 95 प्रदेश आगे जाने पर एक प्रदेश की गहराई होती है,
एक प्रदेश कितना है, तो इसलिए वो बढ़ेगा भी तो बहुत ऐसा नहीं दिखेगा कि अपने को बड़ा बाढ़ आ गई है, ऐसा मतलब इस तरह का कुछ नहीं। और फिर वो 8 योजन ऊंची दीवार है ही, तो वहां इतना नहीं बढ़ पाएगा, वो बढ़ेगा 5000 योजन, तो सेंटर में मतलब पूरा उतना वो सेंटर में। देखिए एक बार ये वाला आपको चित्र फिर से दिखाती हूँ, तो उसमें आपको समझ, मतलब ये चित्र बहुत अच्छा है। ये देखिए इसमें और थोड़ा क्लोज करके, ये इतना बड़ा लवण समुद्र है, तो ये ऐसे बीच में आए ना, ये बीच का 10,000 योजन की लाइन बनाई है, ये इस लाइन पे तो लेवल है, और फिर नीचे नीचे जाता जा रहा है जम्बूद्वीप की तरफ भी, और इधर भी धातकी खंड की तरफ भी यूं नीचे जाता जा रहा है। इस तरह से ये जल का स्तर समुद्रों में ऐसा ही होता है। अब हम लोग तो इतने गहराई से हम तो जाते हैं, कुछ घूम लेते फिर लेते, इतना वो उस चीज को देखते भी नहीं है कि कहाँ दूर दूर तक किस तरह से है। पर इतना तो सबको ख्याल होगा जो गए होंगे समुद्र के किनारे या नहीं भी गए होंगे, तो भी इतना तो समझ में आता है कि किनारे पर गहराई नहीं होती है, बीच में गहराई होती है। कभी कोई किसी का प्रसंग ऐसा बनता है कि कोई डूब गया है या कहाँ, तो किनारे पे कोई डूबता है, किनारे पे डूब गया ऐसा होता है। वो बीच में जाके वहां जहाँ गहराई होती है वहीं जाके वो चीजें बनती हैं। इस तरह से ये आपको और प्रश्न है? हाँ बोलिए। मैं कह रही हूँ कि ये जो पिक्चर आपने दिखाया इसमें परफेक्ट सर्कल नहीं है। अभी आपने जो दिखाया ना, जो लवण समुद्र का जो शेप है वो एकदम एब्सोल्युटली राउंड नहीं है, क्योंकि आपने बोला कि दो नाव, एक नाव के ऊपर दूसरी नाव, तो वैसे भी वो पूरा परफेक्ट नहीं, एक नाव के ऊपर दूसरी नाव तो नीचे, ये तो नीचे का, वो इस चित्र में नहीं है, इस पिक्चर में वो नीचे वाली शेप नहीं है, ये तो केवल ऊपर का दिखाया है, एक नाव के ऊपर। हाँ लेकिन जो पिक्चर में है ना, वो जो धातकी खंड वाला एरिया है, मैंने जो नोटिस किया उसमें वो परफेक्ट सर्कल नहीं, जैसे एकदम जम्बूद्वीप एकदम बोले। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं वो छोटा, वो उसको एक ही पोर्शन को जूम लिया है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। ये चीज कह रहे हैं आप, ये सर्कल नहीं है इस तरह के जो दिख रहे हैं, वो है तो सर्किल ही, लेकिन वो थोड़ा बनाने में यानी जूम करने में और लाइन लेने में वो थोड़ा ऐसा हुआ होगा, बाकी है वो सर्किल ही पूरा। और ये जो एक नाव के ऊपर दूसरी नाव जो कहा गया है, ये ऊपर ऊपर का नहीं, खाली जो हमको दिख रहा है, ऊपर का हमको दिख रहा है ये एक पोर्शन, एक नाव दिख रही है, इसके नीचे जो गहराई में है वो दूसरी नाव समझ लीजिए। जैसा ये ऊपर दिख रहा है ना अपने को ऐसा लवण समुद्र, वैसा ही मध्य लोक के नीचे जो इसका क्या बोलेंगे, पाताल है समुद्र का, 1000 योजन की जो चित्रा पृथ्वी है, उस चित्रा पृथ्वी में पर्वतों की नींव है, समुद्रों के पाताल है, तो वो नीचे 1000 योजन, वहां पर ये इस तरह का इसका आकार नाव जैसा है, ऐसा है। चलिए अभी समय हो गया है, विनीता जी आपको बोलना है? मैं ये कह रही, अब अच्छा समझ में आ रहा है, क्यों मैं पानी के जहाज में बैठी हूँ, तो उससे पता चला मुझे, याद आपके कहते कहते, वो बीच में पानी ऊपर को होता है और किनारे पे नीचे होता है, तब समुद्र में पानी का जहाज चल पाता है। मेरे को ये भी अब याद आया, हम अंडमान गए थे इसलिए याद आ गई, बात समझ में आ गई आपकी। चलिए ज्योति जी बोलिए। दीदी जो बचा हुआ एरिया है ना, जैसे वाटर का नीचे, जैसे ये स्लांटेड बन गया ना ऐसे, तो वो स्लांटेड एरिया जो रिमेनिंग होगा पानी के बिना, उसमें क्या है? वहाँ वो तो यानी चित्रा पृथ्वी है ना, वो साइड में जो भी खाली जो वहाँ और रचनाएं जो भी हैं यथा योग्य वो है भाई। ये तो पूरे मध्य लोक के नीचे पूरे 1000 योजन में चित्रा पृथ्वी में नींव है, पर्वतों की नींव है, समुद्र के पाताल हैं, तो ये तो इतना सा अपना 2 लाख योजन के एरिया में जो है वो है। जैसे भी पानी नीचे चला गया मतलब है ना, बाकी एरिया में वो अपन करेंगे, कल करेंगे कि नीचे वो किस तरह से उनकी बाउंड्री वॉल भी है और नीचे और क्या क्या है। असंख्यात द्वीप समुद्रों के सबके ही जो भी उनके डेप्थ हैं वो सब इस चित्रा पृथ्वी में ही नीचे हैं, 1000 योजन की जो चित्रा पृथ्वी है उसी में। अच्छा, तो मतलब रिमेनिंग एरिया में हो सकता है पृथ्वी हो या वायु। हाँ हाँ करेंगे, अभी अपन चर्चा और करेंगे, अभी यही पूरा करते हैं। जय सुनीता। चमेली आंटी बोलिए।
वो मेरे को कल के बारे में पूछना था, वो दोनों रक्ता रक्तदान आदि जैसे वो किस आपने शुरू में क्यों नहीं पूछा? अब समय हो गया, अभी तो टाइम नहीं है, शुरू में पूछना, परसों स्टार्टिंग में पूछना, अभी अब टाइम नहीं है ना। रक्तदा किधर आती है? रक्ता रक्तोदा, प्रश्न बोलिए, फिर से बोलिए। जो विदेश क्षेत्र में जो रचना होती है उसकी आर्य खंड की इनकी, तो उसमें रक्ता रक्तोदा नदी किधर आती है? गंगा सिंधु तो समझ में आ गई। दक्षिण की तरफ रक्ता रक्तोदा है, उत्तर की तरफ सीता सीतोदा है। तो उधर सीतोदा में भी इसी तरह से आएगी रचना? हाँ, उत्तर के जितने भी क्षेत्र हैं, तो नीचे रक्ता रक्तोदा, उत्तर के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे पूर्व विदेह में हो चाहे पश्चिम विदेह में हो, उसमें गंगा सिंधु, और दक्षिण के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें रक्ता रक्तोदा है। ठीक है, समझ में। और आप लोग वो क्या है, ऐसे बहुत, एक तो आपकी फोटो धुंधली होती है और फिर वो हाथ इतना नीचे होता है कि मुझे कभी कभार नजर पड़ जाती, नहीं दिखता नहीं है। तो वो प्रश्न अगर होता है तो हैंड रेज जरूर करिए इसमें, ऐसा। बाकी अपनी कुछ बात बताने को तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न के लिए वो मुझे हाथ दिखता नहीं है, फिर समझ नहीं आता है। चलिए, जय जिनेंद्र।